अपने शरीर के बारे में जानकारी है, किसी दूसरे के बारे में नहीं है। जो जेंट्स हैं वो भी समझें, क्योंकि उनके घर भी बेटियां हैं, फीमेल्स हैं, उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि हमें कब कहाँ प्रॉब्लम होती है और हमें कब दिखाने की जरूरत पड़ती है डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़े आपको किसी भी हाल में, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा सुनने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएंगी सारी चीजें। तो फीमेल इनफर्टिलिटी है ना, बांझपन, बांझपन बोलते हैं, और भी पता नहीं जिनके बच्चे नहीं होते हैं उन महिलाओं को कितना कितना सुनना पड़ता है। कोई मतलब सुबह उठ के, एक महिला तो कल ही मुझे बता रही थी कि मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेरे परिवार वाले, मैं उनके सामने चले जाऊं तो बोलती है कि ये बांझ का मुंह क्यों देख लिया मैंने। और मतलब फिर वो महिला कैसा फील करती होगी। तो वो स्थिति बहुत मतलब अलग सी स्थिति आ जाती है। तो आज हम उसके थोड़े से कारण जानने का प्रयास करेंगे कि आजकल ये समस्याएं क्यों आ रही। देखो पहले इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं थी, बट आज फीमेल इनफर्टिलिटी एंड मेल इनफर्टिलिटी दोनों ही कंबाइन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब ये कि जो, अब जैसे हम हमारे शरीर की तुलना एक पेड़ से कर सकते हैं। जैसे एक पेड़ छोटा रहता है, वो बढ़ता है धीरे धीरे, वो बढ़ने के बाद में उसके फ्रूट्स लगते हैं, फल आते हैं। वैसे ही हमारा भी जीवन चक्र चलता है, हम भी जो है उसी तरीके से ग्रो करते हैं। जब हम छोटे रहते हैं, छोटे रहते हैं, मतलब देखो कल जो बात चल रही थी एंटीऑक्सीडेंट को लेके, एक छोटी सी सेल से पूरे शरीर का विकास होता है। एक छोटी सी सेल से पूरे यूट्रस के अंदर बच्चा बन जाता है। मैं अभी नीचे गई थी, मैं कुछ थोड़ा सा समझाने के लिए लेके आऊं तो मुझे सबसे पहले ये नजर आया कि पहले छोटे से सेल कैसे कैसे जीवन का इतना बड़ा विकास हो जाता है और 9 महीने में कितना सुंदर फीटस जन्म लेता है। इसीलिए तो महिला को इतनी शक्ति दी है, क्योंकि ये सब उसके पास ही है, मेल के पास नहीं है। मेल से छोटी सी सेल आती है, स्पर्म जिसको बोलते हैं। वो स्पर्म हमारे ओवरी में जो एग है उससे मिलके फर्टिलाइजेशन होता है, और वो जाइगोट फिर जो है आगे चल के फीटस में डेवलप होता है। तो हम थोड़ा सा मेनेस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे। मेनेस्ट्रुअल साइकिल कब से स्टार्ट होती है? देखो बच्चा जब बड़ा होता है ना, 13-14 साल की अवस्था में फीमेल्स को पीरियड आता था, आजकल तो 11-12 साल में ही आने लग गया। देखो पर डे टॉपिक होते हैं, केमिकल फूड खा रहे हैं, हाइब्रिड फूड खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम। तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी शरीर में सारे हार्मोन्स ग्रो करने लगते हैं और पीरियड भी जल्दी आने लगता है। तो हम थोड़ा सा फीमेल्स में होने वाली मेनेस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे। मेनेस्ट्रुअल साइकिल, पहले तो देखो, पहले हम यूट्रस को समझ लें, बच्चेदानी को समझ लें। बच्चेदानी लगभग लगभग एक नाशपाती के शेप के आकार की, टी शेप के आकार की एक यूट्रस, फीमेल्स का यूट्रस होता है, जिसका वजन मात्र 60 ग्राम होता है। 60 ग्राम का यूट्रस होता है बस। और उसकी लंबाई लगभग लगभग 7.5 होती है, चौड़ाई लगभग लगभग 4.5 होती है, और थिकनेस उसका जो है, मोटाई उसकी लगभग 3 सेंटीमीटर ही होती है। और उससे यूट्रस के साइडों में से ओवरी निकली हुई रहती है। मैं इससे समझाती हूँ। आज मैंने नीचे जाके बहुत सारा अभी अभी जाके लेके आई हूँ, कैसे भी समझ में आए, मैं दिखाई दे रही हूँ ना। तो ये देखो, ये यूट्रस है, बच्चेदानी है, जो कि 60 ग्राम की है, ओनली फॉर 60 ग्राम की। वो डेवलप हो जाती है 13-14 साल में, जब हार्मोनल चेंजेस होता है उस टाइम से ये डेवलप होके 60 ग्राम की हो जाती है। और ये दोनों साइडों में एक ट्यूब निकली हुई रहती है। ट्यूब यहाँ ओवरी से अटैच रहती है, यहाँ महिलाओं के अंडे बनते हैं, फीमेल्स एग बनते हैं। अच्छा, 2 ट्यूब रहती है, एक इस साइड एक इस साइड, और 2 ओवरी रहती है ना। तो एक ओवरी से एग रिलीज होता है 1 महीने में, वो धीरे धीरे करके यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यूट्रस में आता है। और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। यदि फर्टिलाइजेशन शादी के बाद में यदि स्पर्म इससे मिल जाता है तो यहाँ पर गिरने के बाद में फीटस का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बट यदि फीटल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ये अंदर वाली लेयर है, ये भी टूट के बाहर निकल जाती है, और ये जो अनफर्टिलाइज जो एग यहाँ पर आया है वो भी महीने के रूप में बाहर निकल जाता है, ब्लीडिंग फॉर्म में। 4 से 5 दिन यहाँ से वेजाइनल वॉल्व से होते हुए ब्लीडिंग फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और ये
मतलब 21 दिन या 28 दिन के बाद हर महीने में एक बार इस तरफ से एक बार इस तरफ से भी यही प्रोसेस होते होते वो बाहर निकल जाता है। राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी दोनों साइड से ऐसा क्रम चलता रहता है, क्रम चलता रहता है ऐसा, है ना। सर पहले वाली स्लाइड को ही रहने दें। तो देखो क्या होता है कि जब किसी महिला का पीरियड आता है चौथे पांचवें दिन, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे, उससे पहले लास्ट इसके आगे जो, हाँ ये वाली। तो देखो इसमें आप थोड़ा सा इसको जूम करके और देख सकते हैं, इसके फोटोज निकाल के देख सकते हैं। इसमें ना 4 फेजेस होते हैं पूरे महीने में, महिलाओं की 4 फेज में ये साइकिल चलती है। यूट्रस की साइकिल अपने आप चलती है, हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ईश्वर अपने आप ही उसे चलाता रहता है, चलाता रहता है। तो जब महीना आता है 4 से 5 दिन, उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। उसमें क्या हो रहा है कि यूट्रस से ये यहाँ से ब्लीडिंग फॉर्म में अंदर वाली लेयर कट के बाहर निकल गई और अनफर्टिलाइज एग भी बाहर निकल गया। 4-5 दिन में वो ब्लीडिंग फॉर्म में बाहर में एक नया फेज शुरू होता है। नया फेज कैसे, ये तो पूरा बाहर निकल गया, उसके बाद में नए सिरे से एंडोमेट्रियम कहते हैं, अंदर वाली लेयर जो हर महीने टूटती है महिलाओं के यूट्रस के अंदर, जो लेयर होती है वो लेयर नई बनना शुरू होती है। नई बनना शुरू होती है उसे फॉलिकुलर फेज कह सकते हैं या पॉलीफ्रेटिव फेज कह सकते हैं। इसमें नई एंडोमेट्रियम बनती है और नया एग बनना शुरू होता है। हो सकता है इस बार इधर से निकल गया तो इस ओवरी में अब ये क्रम शुरू होगा, इस ओवरी में नया एग बनेगा, नया एग बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। 4-5 दिन के बाद में एक प्रोसेस शुरू हो जाएगी और नया एग बनना शुरू हो जाएगा। वो फिर ओवरी से धीरे धीरे 10 दिन के बाद में वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, एग रिलीज होगा। एग रिलीज होने के बाद में धीरे धीरे करके ये ट्यूब में आएगा। ट्यूब में यहाँ पर ओनली फॉर 48 घंटे ही वो यहाँ ट्यूब के अंदर रहता है, जबकि वो फर्टिलाइज हो सकता है। फर्टिलाइजेशन का टाइमिंग महीने के 14वें-15वें दिन पे आता है। जिस महिला का महीना 1 तारीख को आया, उस महिला का ओव्यूलेशन 14वें-15वें दिन पे होना है ना। 14वें-15वें दिन पे यदि वहां ये महिला प्रोटेक्शन रख लेती है तो ठीक है, नहीं तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, है ना। तो ये यहाँ ट्यूब में आया 14वें-15वें दिन पे, उसके बाद में एक नया फेज, ये ओव्यूलेशन फेज हो गया। तीसरा फेज क्या हो गया, ओव्यूलेशन फेज। 14वें-15वें दिन पे ओव्यूलेशन हो गया। यदि वो फीटल में कन्वर्ट हुआ तो ये यहाँ गिरेगा, गिरने के बाद में बच्चा बनने लगेगा, है ना। ल्यूटियल फेज बोलते हैं इसको, लास्ट वाले को। यहाँ पर वो बनने लगेगा। यदि वो अनफर्टिलाइज है तो वो खराब होगा। वो खराब होने में कुछ समय लगता है, कुछ समय लगता है खराब होने में। और 28 डेज हो जाता है, मतलब कि पूरा महीना ऐसे ऐसे करके वो बना। 28 डेज में या किसी किसी की 21 दिन की साइकिल रहती है, उस दिन में ये खराब होके सब कुछ नीचे से निकलना शुरू हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि हम फीमेल्स जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज में है, जिनको बच्चा नहीं चाहिए, खाने की जरूरत नहीं है, यदि वो ओव्यूलेशन फेज को समझ लेते हैं, तो अब सब महिलाओं का ओव्यूलेशन फेज अलग अलग होता है। जिस महिला का महीना 1 तारीख से आया और 28 के बाद में फिर पीरियड आ रहा है, 28 के बाद में जिनका फिक्स रहता है ना महीना, उनका ओव्यूलेशन टाइम फिक्स रहता है। जिन महिलाओं का महीना फिक्स नहीं है, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का लेट आता है, जिनका जल्दी आ जाता है उनका ओव्यूलेशन जल्दी होगा, जिनका जो है महीना लेट आता है उनका डिले ओव्यूलेशन होगा। तो यदि महीना को हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लें, कैसे, 1 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 4 पार्ट में आप बांट लीजिए। लिख सकते हैं आप इसको, किसी को भी गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा यदि आप इसको समझ लेंगे तो पहले लिखें 1, 10, 20, 30, ऐसे लिख ले 4 पार्ट में। जो बीच वाला है ना उस पे गोला लगा ले, बीच वाले पे गोला लगा ले। यदि बीच वाले में ओव्यूलेशन हो रहा है ना, बीच वाले, तो बीच वाले पे गोला लगा ले, बच्चा चाहिए तो और नहीं चाहिए तो, है ना। इससे आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो देखो क्या होता है ना, जब महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होता है, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक एस्ट्रोजन हार्मोन्स वर्क करता है
और 1 तारीख के बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वर्क करना शुरू होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का काम क्या है? फीटस का डेवलपमेंट करना। फीटस का डेवलपमेंट होगा जब ही तो बच्चा बनेगा। पूरे 9 महीने तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स चलता है। तो ये हार्मोन्स है। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है फीमेल्स का, जो कि डिलीवरी के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिलीज होता है, चाइल्ड बर्थ के लिए रिलीज होता है। और उसके बाद में एक प्रोलेक्टिन हार्मोन शुरू होता है, जो कि ब्रेस्ट में मिल्क का सिक्रीशन करवाता है। कितने सारे हार्मोन्स हैं जो ये महीने को मेंटेन करके रखते हैं, ये पीरियड साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं। और इन हार्मोन्स के लिए हमारे शरीर में उस तरीके के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। उस तरीके का न्यूट्रिशन यदि हम खा रहे हैं तो ये हार्मोन्स ठीक से बैलेंस रहेंगे। और नहीं तो हमारे पास डॉक्टरों के पास आने की जरूरत पड़ती रहती। महिलाओं को मैंने देखा है शादी के बाद में ज्यादातर फीमेल पहले कभी बीमार नहीं होती और उसके बाद हमेशा ही बीमार रहती, क्योंकि उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, है ना। सो नेक्स्ट, तो देखो ये पीएमएस का मतलब क्या होता है? पीएमएस का मतलब ये होता है कि ज्यादातर समस्याएं जो आती है जब लड़की का पीरियड शुरू होता है ना, तो सिंड्रोम मतलब कि महीना आने के पहले कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। अच्छा, ये वाली स्लाइड में ये शो हो रहा है कि एक आग रिलीज होके ट्यूब में आ रहा है, ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद में वो यूट्रस में से नेक्स्ट। हाँ, ये पीएमएस का मतलब ये है कि जो है प्री मेनस्ट्रुअल सिंड्रोम, बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी यंग गर्ल्स को आजकल, पहले इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होती थी, यंग गर्ल्स में आजकल ये प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है कि पेट दर्द शुरू हो जाता है। महीना आने के पहले ही पेट दर्द शुरू हो जाता है और 4-5 दिन तक चलता है। वैसे ये नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। ये मतलब पीरियड आने के पहले हम सब महिलाओं ने सफर करा होगा कि जो है थोड़ा सा दिक्कतें आती आती है। क्या दिक्कतें आती है? नीचे लोअर एब्डोमेन में पैन होने लगता है, ब्रेस्ट में पैन होने लगता है, थकान लगती है, कमजोरी लगती है। इतने सारे जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की साइन है। और इनको भी कवर अप किया जा सकता है यदि वो गुड वाला न्यूट्रिशन ले रहे हैं, यदि वो अच्छा वाला न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होती। जब हार्मोन्स चेंजेस होते हैं ना, उस टाइम में पीएमएस की प्रॉब्लम जिन लड़कियों का 12-13 साल में पीरियड शुरू हुआ, अभी अभी शुरुआत हुई है, एग बनना शुरू हुआ है, उस अवस्था में प्रॉब्लम आती है। या यंग में जब चाइल्ड बियरिंग एज होती है, उस टाइम में भी हार्मोनल चेंजेस चलता रहता है, उस टाइम में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। ज्यादा ये हार्मोन्स का चक्र जब बिगड़ जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का ये चक्र जब बिगड़ जाता है, तब ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। तो नहीं आए उसके लिए ये है कि हम बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन लें। इसके लिए वुमेन चॉइस आप ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कवर अप होता है। मैं देती भी हूँ, महिलाओं ने मुझे फीडबैक दिया है कि हमारा पीएमएस की जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हुई है। सर नेक्स्ट, तो देखो आज हम जो खास बात करने वाले हैं, इनफर्टिलिटी, इसके कारण क्या है। अच्छा, अभी मैंने बताया आपको कि इनफर्टिलिटी का मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं होता है? देखो, जब 2-3 साल हो जाते हैं ना शादी के बाद में, तो सब अपने आप ही स्ट्रेस आने लगता है, वो कि वो कंटिन्यू संपर्क में है फिर भी उसको बच्चे नहीं होते। तो महिला अपने आप में स्ट्रेस लेने लगती है सबसे पहले तो, कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट महिलाओं में अपने आप ही कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं जिसकी वजह से सबसे पहला कारण स्ट्रेस है ना। दूसरे कारण में क्या आता है, अभी मैंने जो बताया, ये दिखाई दे रहा है सभी को, ये यूट्रस है। ये यूट्रस में प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? 3 चीजों में। एक तो हो सकता है कि अंडे ठीक, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर सबसे पहला कॉज, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर सबसे पहला पॉइंट दिया है, जिसमें एजिंग। एजिंग का मतलब देखो, पहले तो क्या होता था कि लड़कियों की जल्दी शादी कर देते थे, लड़कियों की जल्दी शादी कर देते थे। उनका यूट्रस पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं होता था, उनकी ओवरीज पूरी तरीके से फंक्शन ही नहीं करती थी, उससे पहले ही शादी हो जाती। बट आजकल क्या हो रहा है कि शादी लेट 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 करने लगे।
ओव्यूलेशन का सही देखो परिपक्व होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, 25 से 35 साल के बीच में बच्चे हो जाना चाहिए। उस टाइम में एग बहुत अच्छे रिलीज होते हैं। तो एजिंग सबसे बेटर, सबसे मोस्ट कॉमन यही हो गया। देखो उसके बाद में 35 साल के बाद में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते ही बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि एग भी अच्छा नहीं बनता है फीमेल्स का, और लाइफ स्टाइल बीमारियां आ जाती है, जैसे कि थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस टाइप के कॉमन कॉजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है बच्चे होने में। दूसरा क्या है कि ये ओव्यूलेशन फेलियर होने लगता है। अच्छा देखो आजकल क्या पीसीओडी एक मेन प्रॉब्लम चल रही है। पीसीओडी, पीसीएस, ये सब एक ही चीजें हैं। पीसीओडी का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो ओवरी है ना, इस ओवरी में से एक एग रिलीज होना चाहिए, मैंने अभी बताया जैसा, पर एक एग नहीं बनते हुए बहुत सारे अंडों का निर्माण हो जाता है, और प्रॉपरली कोई सा भी साइज में नहीं होता है कि वो फर्टिलाइज होके बच्चे का निर्माण कर सके। छोटे छोटे एग्स यहाँ से निकल के यहाँ पर फंसे हुए रह जाते हैं, यहीं पर ही रह जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, महीना ही नहीं आता, या महीना आता है तो बार बार ब्लीडिंग होने लगती, बार बार ऐसी कॉम्प्लिकेशन आने लगती है। महीना नहीं आता, पूरा हार्मोन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, वेट बढ़ने लगता है। पीसीओडी के बहुत सारे साइंस हैं। देखो इसमें होगा, मैं दिखाती हूँ एक पीसीओडी का आपको। ये पीसीओडी का है ना, ये कि एक एग नहीं बनते हुए ओवरी में बहुत सारे एग बन गए, और जो है पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर होना शुरू हो गया। आजकल लड़कियों में ही, यंग गर्ल्स में 12-13 साल की अवस्था में ही प्रॉपर न्यूट्रिशन तो खा ही नहीं रहे। कितनी सारी लाइफ स्टाइल आजकल, बच्चों की लाइफ स्टाइल, हमारे तो जमाना ठीक है निकल गया, बट आजकल आने वाली जो जनरेशन है ना, उसमें इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि कितना आप सोचो कि कितना स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर, 14-15 साल की लड़कियों के ऊपर कितना ज्यादा स्ट्रेस हम लोग डाल रहे हैं, एक तो पढ़ने को लेके, दूसरा ये कि हम फिजिकल एक्टिविटीज उनसे करवाते नहीं है। फिजिकल एक्टिविटीज उनको बस ये बोलते बेटा तू पढ़ ले, इतना मोटा तो चश्मा लग गया, और साथ में पूरे शरीर की बैंड बज गई है उसकी। तो फिजिकल एक्टिविटीज करवाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारे जो एग है वो भी तो एक्टिव रहेंगे, तभी तो वो हमारी ओवरी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, अन्यथा वो भी ठीक से फंक्शन नहीं करती है। उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उसके अंडे बनने के लिए भी देखो पूरा न्यूट्रिशन चाहिए, ग्लूकोज, सारी चीजें चाहिए, हमारे ब्लड में तो है, बट हमारी ओवरी तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, या ओवरी की जो सेल्स है वो उनको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू होती है, हमारी लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से हमारे पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू होती है। यंग गर्ल से शुरू होके पूरे 45 साल तक, मीनार की टू मीनोपॉज तक किसी किसी को पीसीओडी रहता है। बहुत मुश्किल से प्रेगनेंसी कंसीव कर पाती है। मैंने देखा है कि महीना आता ही नहीं है, और आता है तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। तो एक एग नहीं बनते हुए बहुत सारे एग रिलीज हो जाते हैं, इसकी वजह से पूरा हार्मोन सिस्टम खराब होने लगता है। ये वाले देखो साइड में शो हो रहा है कि दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, आवाज भारी होने लगती है, हमारा थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। थायराइड फंक्शन से हमारे पूरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, बेली फैट ज्यादा बढ़ जाता है। पीसीओडी बहुत अपने आप में खराब प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम हो गई एग नहीं बनने की, पीसीओडी हो सकता है, या ये प्री मैच्योर एग बनने हो जाए, अंडे ठीक से नहीं बने, वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम्स क्या आती है, ट्यूब की, ये जो नलियां है ना, ये जो नली है इनमें ब्लॉकेज हो जाता है। फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं ये नली को, जिससे एग बनने के बाद में ट्यूब के अंदर आ रहा है, यहाँ से ओवरी से एग बनने के बाद नली के अंदर आता है, और नली के अंदर यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये नली अंदर से बंद होती है। बंद होने के पीछे क्या है, देखो शरीर में सही चीजें नहीं हो रही, पूरे फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहे। तो किसी का आपने सुना होगा कि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, ट्यूब खुलवाना पड़ी, उसके बाद बच्चे हो गए, और किसी को ट्यूब खुलवाने के बाद भी नहीं होते, क्योंकि उनके एग ही मैच्योर नहीं है, उनके ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो ट्यूब में कोई ना कोई सा प्रॉब्लम्स उसको हो सकता है। और आजकल तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यही आ रही है कि एग ना यहाँ यूट्रस में नहीं गिरता है, यहाँ फर्टिलाइज होकर यही ट्यूब में ही प्रेगनेंसी कर देता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, ये बहुत खराब कंडीशन है, इसमें ऑपरेशन करके तुरंत ही उसको निकालना पड़ता है। और दूसरा कारण क्या होता है, इसके आगे यदि हम बढ़ते हैं, तो ये यूट्रस है, बच्चेदानी में कोई ना कोई सा कॉज हो सकता है। बच्चेदानी में क्या कॉज हो सकता है, उसको जो अंदर वाली लेयर है ना, उसमें छाले हो जाते हैं, उसमें
फाइब्रॉइड्स गठाने हो जाती है, बच्चेदानी की गठाने हो जाती है और इन्फेक्शन रहने लगता है। इन्फेक्शन पीआईडी हो जाता है, पेल्विस इंफ्लेमेटरी डिजीज हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे कॉज आते हैं जो सिर्फ हमारे खाना पीना रहन सहन के कारण ही आते हैं। ज्यादा वो हम ही डेवलप कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स एकदम से नहीं होती, धीरे 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 करके बढ़ती है और बाद में सामना हमें करना पड़ता है। इसके नीचे यदि आते हैं तो सर्विक्स का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि ये नीचे वाला जो मुंह है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो, अंदर यूट्रस में जाने के लिए जगह ही नहीं हो स्पर्म को, या कितना सारे कारण हो सकते हैं। एक स्पर्म यहाँ से होते हुए यहाँ ट्यूब में आएगा जब फर्टिलाइजेशन होता है, उसके पहले फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो कारण कुछ भी हो सकता है, या तो ओवरी का हो सकता है, एग अच्छा नहीं बन रहा है, एग प्रीमेच्योर एग बन रहा है, पीसीओडी हो सकता है, ट्यूब का कोई कॉज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है, या यूट्रस के अंदर जो है फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, पॉलिप्स हो सकते हैं, एंडोमेट्रियम थिकनेस, अंदर वाली जो लेयर है वो टाइटली चिपक जाती है, हर महीने टूटना चाहिए, सॉफ्ट लेयर और रहती है वो, हर महीने टूटती जब तो नई डेवलप होगी, है ना। जो गंदगी है वो बाहर निकलेगी जब तो नया चीजें वहां पर आएगी, तो वो टाइटली चिपक जाती, महीना ही नहीं आता। दवाई खिलाते हैं, हार्मोन्स की गोलियां देते हैं, इतने सारे मल्टीविटामिन उसको खाती हैं, जब जाके उनका महीना आता है। क्या हम चाहते हैं कि हमारी यंग गर्ल्स आगे चल के इन सब का सामना करना पड़े? सर नेक्स्ट। तो देखिए इनके रीजंस क्या हैं जो हमें इतना सारा सामना करना पड़ रहा है ना। एक तो मैंने बताया अभी अभी कि डैमेज ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, ट्यूब डैमेज हो सकती है, एज की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस का कोई कॉज हो सकता है, या सर्वाइकल का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट। तो देखो और ज्यादा कारण क्या है, ये चीजें क्यों हुई, यूट्रस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई क्यों, उसका कारण क्या है? उसका कारण स्ट्रेस, सबसे पहला कारण। अभी मैंने बताया था स्ट्रेस सबसे पहला कारण, क्योंकि हमारे ब्रेन से हार्मोन्स का सिस्टम बैलेंस होता है। प्यूटिटरी ग्रंथि का आपने नाम सुना होगा, वहां से उसको भी कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस रहता है और वो वहां से हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जैसे कि थायराइड है, थायराइड ग्रंथि से T3 T4, सबसे पहले तो ब्रेन यहाँ से रिलीज करेगा TSH, वो यहाँ पर जाके एक्ट होगा, यहाँ से दो हार्मोन्स निकलेंगे, वो हार्मोन्स हमारी ओवरी में अंडे बनवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एस्ट्रोजन की साइकिल्स को मेंटेन करेंगे, वो आगे चल के प्रोजेस्टेरोन की साइकिल्स को मेंटेन करेंगे। बट ये रिलैक्स होगा तब ना, ये ठीक रहेगा तब तो आगे सारी चीजें सही होगी। और हमारी लाइफ स्टाइल में ओबेसिटी मेन कारण हो गया, बच्चे दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना। और ओबेसिटी, पेट का यदि साइज बढ़ जाता है ना तो भी यूट्रस ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता, अंदर का वास्कुलर फैट बढ़ जाता है तो भी हमारा यूट्रस, सारे ऑर्गन्स ना इस तरीके से फंक्शन करते हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारा हार्ट लव डव ऐसे ऐसे करता रहता है, हमारी इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे करती, तभी वो आगे आगे सारा फंक्शन चलता है। ऐसे सारे ऑर्गन्स का अपना संकुचन विलयन अवस्था होती है। तो ओबेसिटी हो गया, ज्यादा कॉफी, ज्यादा चाय बिल्कुल जरूरत नहीं है शरीर को। कल भी टॉपिक चल रहा था, हमारी बॉडी को क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, टॉक्सिन हमारी बॉडी से बाहर निकलते रहना चाहिए। वैसे ही हम टॉक्सिन खा रहे हैं, खाने के माध्यम से कितने सारे टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। और तो और आजकल महिलाएं पुरुषों से कम नहीं, इसलिए जो है स्मोकिंग, अल्कोहल, पुअर लाइफ स्टाइल, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्कोहल लेने लग गई हैं, सिगरेट पीने लग गई हैं, बाहर जाती हैं, माँ बाप का इतना ज्यादा प्रेशर, घर कोचिंग्स का इतना ज्यादा प्रेशर, बाहर का इतना ज्यादा प्रेशर, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा माइंड इससे रिलैक्स है ना। तो पुअर लाइफ स्टाइल का मतलब खाना पीना सो, यही तो है, यही तो जीवन है। सर नेक्स्ट। तो देखो मैंने अभी बताया था कि पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पीसीओएस का मतलब सिंड्रोम, सिंड्रोम एस का जहां लग जाता है ना, सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ द डिसीज, बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर आ गई है। पीसीओडी अपने आप में एक ओनली फॉर यूटरस की डिसीज नहीं रह के हमारे शरीर में बाहर दिखने लग गई है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना। फीमेल्स में मेल जैसे स्ट्रक्चर डेवलप होने लगते हैं, उनकी आवाज भारी होने लगती है, बहुत सारी लड़कियों की आवाज हम बोलते हैं ना कि ये लड़के जैसी आवाज बोलती है, और बहुत सारी फीमेल्स को सेविंग कराना पड़ती है।
और उनका शरीर का विकास ही पता नहीं कैसा कैसा हो जाता है, हेयर प्रोमिनेंस हो जाते हैं और भी इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आती है ना, पीसीओएस की कंडीशन में आती है, मोटापा बढ़ जाता है, महीना उनका कभी भी बराबर नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ स्टाइल में ओनली फॉर मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी से ज्यादातर आती है। मल्टीविटामिन, अब मल्टीविटामिन देखो ऐसी चीज है कि हमने कुछ क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, उनके लिए हमें वाटर सॉल्युबल है, आज ही पच जाएंगे, कल वेस्ट, आज हमने खा लिया मल्टीविटामिन, कल वो गया हमारे शरीर से। पर डे हमें मल्टीविटामिन की जरूरत होती है, पर डे हमें क्रोमियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन B6 चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, विटामिन ई चाहिए, और बहुत सारे मल्टीविटामिन हैं। गुड वाला फैट भी चाहिए, ओमेगा 3 जो हमारा गुड वाला फैट है, उससे ही हमारे जो है विटामिन डी का सिंथेसिस होगा, उससे ही हमारे शरीर में पूरे विटामिन ही हैं जो हमारे शरीर में अच्छे से आग को रिलीज करवाएंगे। पहले ये पोषक तत्व हमें भोजन से मिल जाते, अब ये पोषक तत्व प्रॉपरली हमें भोजन से नहीं मिल पा रहे, इसीलिए आजकल यंग गर्ल्स में ये महीना बार बार आना, ये महीना नहीं आना, ये शरीर में इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन आना, ये सारी चीजें शुरू हुई है। क्यों शुरू हुई है? क्योंकि भोजन में अब वो उतनी ताकत नहीं रही है ना। फसलों के उगाने से लेके, कितनी बार ये टॉपिक्स हो चुके हैं कि फसलों से उगाने से लेके घरों में जो खाना बन रहा है वहां तक सब डैमेज हो चुका है। प्रॉपर न्यूट्रिशन सही तरीके से बॉडी के अंदर जा नहीं रहा है। हार्ड वर्क, पहले के लोग क्या करते थे कि हार्ड वर्क करते थे, नॉर्मल खाना खाते थे। नॉर्मल खाने का मतलब दाल रोटी, और बिल्कुल उनके बनाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट था। और आजकल क्या हो गया है, खाना तो हैवी हो गया पर स्मार्ट वर्क, मोबाइल से सब कर लेते हैं। पहले हम लोग जब पढ़ने की शुरुआत करी थी, पहले पैदल जाते थे, फिर हम साइकिल से जाते थे, फिर हमने सब कुछ बंद कर दिया। और आजकल हम हमारे बच्चों को फैसिलिटीज देते हैं कि हमारी मम्मी घर पे काम करवाती थी, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप पहले ये सीखो बाद में पढ़ लेना, पढ़ा है तुम्हारे घर वाले तो, नहीं तो मत पढ़ना। तो हम हमारे यंग गर्ल्स को क्या करते हैं, बेटा पढ़ो, और फैसिलिटीज देते हैं, साइकिल तो चलवाते ही, बस आएगी लेने के लिए या कोई भी मतलब ड्रॉप करने आएगा या हम लेके चले जाते हैं। मैं मेरे खुद के बच्चों के साथ भी ऐसा ही करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, हम हमें ऐसा लगता है हम मजबूर हैं, पर हम मजबूर नहीं है, हम शुरू से धीरे धीरे करके उनको सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है नहीं सिखा सकते, बच्चे हमारे प्रॉपरली न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, पूरा न्यूट्रिशन यदि देंगे तो अभी से उनकी साइकिल्स अच्छी रहेंगी और आगे उनको ऐसे गंभीर प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आगे चल के भी हम सुधार कर सकते हैं, सुधार तो हम कहीं भी कर सकते हैं ना, अपने जीवन में कहीं भी सुधार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पीसीओडी के बारे में मैं बता रही थी कि हमें प्रॉपरली यदि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देते हैं तो हमारे अच्छे एग्स रिलीज होते हैं, हर महीने हमारा पीरियड भी सही आता है, हर महीने जो फॉलिकल बनना चाहिए, नया एग बनना चाहिए, वो अच्छा रिलीज भी होता है और हमें ऐसी कुछ समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, और हमारे हार्मोन्स अच्छे रहते हैं। हार्मोन्स अच्छे रहते हैं तो हम भी हैप्पी रहते हैं, है ना। सो नेक्स्ट, हाँ तो देखो अभी ये जैसा मैंने बताया कि स्मार्ट वर्क हो गया है, तो स्मार्टनेस के लिए हम इतने सारे न्यूट्रिशन को खोजने के लिए कहाँ जाएंगे, मल्टीविटामिन लीजिए, प्रॉपरली मल्टीविटामिन लेने से प्रॉपरली हमारे शरीर को जो चाहिए वो मिल जाता है, क्योंकि ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से तैयार होता है ना। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से हम इसको खा लें तो भी हमें इन सब चीजों की जरूरत पूरी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर से। नेक्स्ट, तो अभी जैसा मैंने बताया था ना कि ये सारी चीजें ब्रेन से कंट्रोल होती हैं, और आजकल क्या हो गया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और ये सब हमारा यही से हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है जो कि हमारे ऑर्डर देती है प्यूटिटरी ग्रंथि को, पहले वाली जो स्लाइड थी, वो ऑर्डर देती है हमारे थायराइड को, थायराइड से फिर हार्मोन्स रिलीज होते हैं और प्यूटिटरी ग्रंथि से डायरेक्ट एफएसएच, एलएच, इस तरीके के कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे अंडे बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रहता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रहता है, ये हार्मोन डायरेक्टली हमारे ब्रेन से जुड़े हुए रहते हैं और ओवरी पे जाके फंक्शन करवाते हैं। हम नहीं करवाते, हमारा शरीर अपने आप इन सब चीजों को मेंटेन करके रखता है, इंटरनली हमारा शरीर इन सब चीजों को अपने आप मैनेज करता है, हम नहीं बोलते हैं कि आप करो,
शरीर अपने आप करता है। हम तो सिर्फ उसमें डालते हैं कि ये डाल लें, ये डाल लें, कि यहाँ टेस्ट अच्छा आना चाहिए, पर शरीर को कितना सारा अंदर से फंक्शन करना पड़ता है, अपने आप उन सब चीजों को मेंटेनेंस करना पड़ता है। सर नेक्स्ट। तो अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का मैंने बताया था कि ये पीसीओडी का मेन कारण हो गया, ये मोटापे का मेन कारण हो गया, ये हमारे आगे चल के बहुत सारी बीमारियों का मेन कारण हो गया इंसुलिन इन रेजिस्टेंस। मतलब कि हमारे शरीर में ग्लूकोज है, विटामिन, सब चीज है, बट हमारा शरीर उसको ले नहीं रहा, हमारे सेल उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, है ना। हम क्या खा रहे हैं, सिंपल फूड जो भी खाते हैं ना, सिंपल फूड ये डायरेक्टली जल्दी जाके जल्दी ऊर्जा रिलीज करते हैं, और हमारा शरीर उसको फंक्शन नहीं कर पाता, उससे वो चीजें नहीं ले पाता, और जाके क्या करता है, मोटापे में कन्वर्ट कर देता है, एडिपोज टिश्यू में उसको कन्वर्ट करके रख देता है। और उससे पहले हम और कुछ खा लेते हैं, वो तो पड़ा ही रहता है, हमारे सेल्स ठीक से फंक्शन ही नहीं करते। ज्यादातर जो भी पीसीओडी की यंग गर्ल्स आती है ना, मैं उनके टेस्ट में सबसे पहले शुगर लेवल टेस्ट करवाती हूँ, थायराइड की जांच करवाती हूँ, उनके जो है देख के ही पता चल जाता है कि इसको पीसीओडी होगा। इसको उसकी हिस्ट्री लेते हैं ना, तो उससे ही समझ में आ जाता है कि इसको टेंशन स्ट्रेस की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, क्योंकि अब उसने माइंड में ऐसा डिसाइड कर लिया कि मुझे 3 साल हो गया, बच्चे नहीं होना है, मैं कहीं भी कुछ भी कर लूं। यदि हम ऐसा विचार कर लेते हैं ना, तो भी बच्चे नहीं होते। यदि हम ऐसा विचार कर ले कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा तो वजन कम हो ही नहीं सकता, तो भी उसका कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि उसके हार्मोन्स उस तरीके के फंक्शन करने लगते हैं, इंटरनली बॉडी अपने आप ऐसा विचार लाने लगती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम जो खा रहे हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उससे इंटरनली ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है ना। तो अच्छा, यदि हम कार्बोहाइड्रेट अच्छा वाला फूड, अच्छी वाली चीजें लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो ये फंक्शन ओवरी का अच्छे से होता है और सारे फंक्शन अच्छे से होते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो देखो, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बहुत सारी बीमारियां निकलती हैं। पहला तो देखो क्या है, मोटापे के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं है उसकी वजह से हो सकता है, हमारे परिवार में ही ऐसा चला आ रहा है तो हम भी वैसे ही सोचते हैं तो वो भी हो सकता है, एजिंग की वजह से हो सकता है, और ड्रग्स, गोलियां, मेडिसिन जो खाते हैं ना, ये बहुत प्रॉब्लम देती है। हम देखते हैं, मैं देखती हूँ कि यंग गर्ल्स में 13-14 साल में महीना शुरू हुआ, हम यहाँ जा रहे हैं, हमारे यहाँ ये फंक्शन है, महीना बढ़ाने की जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो दे देते हैं, लड़कियों को ही दे देते हैं। हम खुद जान करके अपनी जड़ें काट रहे हैं, खुद जान करके हम अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और बाद में चल के महिलाएं भी उसको खाती रहती हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए, महीना नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने गोली बंदी नहीं करी। तो क्या ये सही है क्या, हमारे शरीर को इस तरीके से परेशान करना सही है क्या, है ना। तो फिर क्या निकल के आता है, क्या निकल के आता है, डायबिटीज हो सकती है, शुगर हो सकती है, पीसीओडी हो सकता है, ऑर्थियो आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द हो सकता है, उसको बहुत सारे मतलब मोटापे से संबंधित लिपिडीमिया, कुछ भी, मतलब इस तरीके की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो सकता है, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आती हैं। सर नेक्स्ट। तो हमने क्या सीखा कि हमारे शरीर में सही डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन बना रहा है, लीवर यदि सही है तो अच्छा न्यूट्रिशन बनाएगा, क्योंकि वही है सब कुछ करने वाला, और वो भी हमारे खाने से ही बनाता है, बाहर से नहीं लेता है। जो भी हम खा रहे हैं उससे हमारे शरीर में अच्छे अच्छे हार्मोन्स का निर्माण करने के लिए गुड वाली चीजें बना बना के हमारे शरीर को देता है। तो इनफर्टिलिटी नहीं आएगी, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इनफर्टिलिटी नहीं आएगी, गुड न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, तो इनफर्टिलिटी नहीं आएगी, और पानी लेना जरूरी है, तो हमारा शरीर अच्छे से बैलेंस करेगा। इसके अलावा देखो, इसमें भी यही सारी चीजें बताइए, सर वही वाली स्लाइड। इसमें देखो, ज्यादातर फोन लेके जो रेडिएशन है, बाहरी इफेक्ट भी होता है, इंटरनली इफेक्ट तो होता ही है, बाहर भी चीजें हमें इफेक्ट करती हैं जो हमारे ऐप को बनने नहीं देती हैं। मोबाइल का रेडिएशन, बच्चों को मोबाइल से ज्यादातर जो काम है उतनी समय के लिए दें, अन्यथा नहीं दें, उससे भी रेडिएशन होता है। पॉल्यूशन, बाहरी चीजों का इफेक्ट तो अंदर पड़ता ही है, पॉल्यूशन की वजह से दिक्कत हो रही है। फिर केमिकल्स जो भी बाहर, ये अभी
बताया कि पेस्टिसाइड्स केमिकल हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। ड्रग वाला भी मैंने आपको बता दिया है कि कोई सी भी ड्रग्स सोच समझ के ले, साइड इफेक्ट क्या होने वाले, सोच समझ के ही हमें चीजें जो है लेना चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग और ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सोने का टाइम, काम करने का टाइम, शेड्यूल पूरा डिसाइडेड रहता है। हमारे महीने की साइकिल भी डिसाइडेड है ना, ईश्वर ने एकदम डिसाइडेड करके दी है। तो ऐसे ही हमें हमारे शरीर में सारी चीजें टाइम टू टाइम होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस नहीं लेना। यहाँ हमारे जो टॉपिक्स होते हैं उनसे स्ट्रेस हटता ही हटता है। और ईटिंग हैबिट्स, मोटापा, ये सारी चीजें देखो, हम हमारी लाइफ स्टाइल को यदि सही रखते हैं ना, तो हमें कभी भी इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। स्पेशली हमें बेली फैट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पेल्विस वाले पोर्शन में यूट्रस रहता है। यंग गर्ल्स को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। हम सभी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम सब अच्छे बाल गोपाल कन्हैया जी की जय जयकार कर, सब घर को अच्छा मिले, सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि हम हमारे बच्चों को अच्छी लाइफ केयरिंग करके कभी भी हम ऐसी चीजों का सामना नहीं करने देंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर।